दोस्तों, कभी ना कभी तो आपने अपने जीवन में ब्लैक होल का नाम सुना ही होगा। चाहे वह आपने किताबों में पढ़ा हो, चाहे समाचार पत्रों में पढ़ा हो, चाहे फिर टेलीविज़न में न्यूज़ देखते हुए सुना हो, या फिर आसपास अपने दोस्तों को इसके बारे में बातें करते सुना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है, और हमें ब्लैक होल के बारे में क्यों जानना चाहिए, और ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश्लेषणवादी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। प्रकाश की गति स्पेस में 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि प्रकाश एक सेकंड में लगभग 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब आप सोचिए कि इतनी तेज गति से चलने वाला प्रकाश भी इसमें से बचकर नहीं निकल सकता, तो और इसमें से बचकर क्या चीज़ निकल पाएगी। दोस्तों, अब आपके मस्तिष्क में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, जो सिकुड़कर छोटे से स्थान पर जमा हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप पृथ्वी को दबाकर एक छोटे से दाने के रूप में बदल दें तो इसका सारा द्रव्यमान, जो कि लगभग 6 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम के बराबर होता है, इस दाने में केंद्रित हो जाएगा, जो दिखने में तो छोटा होगा लेकिन ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेगा। दोस्तों, अगर आप द्रव्यमान शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको आपको आसानी से समझाता हूँ। द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम मास भी कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब है कि किसी वस्तु के अंदर कितना द्रव्य, कितना मैटर मौजूद है, यानी कि द्रव्यमान वस्तु का आंतरिक गुण होता है, उसके अपने अंदर का गुण होता है, जो हर जगह समान रहता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से उठाकर चांद पर ले जाए तो उसका द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह समान ही रहेगा, लेकिन उसका भार उसके प्रारंभिक भार के 1/6 के बराबर हो जाता है। तो आप द्रव्यमान और भार को दोनों को एक मत समझिए, दोनों अलग अलग है। हालांकि दोनों की यूनिट जो है किलोग्राम ही होती है, दोनों को हम किलोग्राम में ही नापते हैं। दोस्तों, अब एक और प्रश्न हमारे सामने आता है कि इन ब्लैक होल्स का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि पृथ्वी जैसे बड़े ग्रह या सूर्य जैसे बड़े तारे को एक छोटे दाने जितने में बदलना तो अपने आप में एक लगभग असंभव काम है। तो फिर इन ब्लैक होल्स का निर्माण होता कैसे है? तो दोस्तों, इसका निर्माण तब होता है जब कोई तारा मरने वाला होता है। जब किसी बड़े तारे का सारा ईंधन जल जाता है तो उसमें एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे इकट्ठा होकर बहुत ही घने रूप में बदल जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। दोस्तों, अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल होता है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना डेंस हो जाएगा कि वह एक ब्लैक होल बन जाएगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि ये ब्लैक होल्स कितने बड़े होते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स बड़े और छोटे दोनों हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे छोटे ब्लैक होल्स एक परमाणु के जितने छोटे हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान बड़े पर्वतों के जितना होता है। और दूसरे प्रकार के ब्लैक होल्स, जिन्हें हम स्टेलर कहते हैं, इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना ज़्यादा तक हो सकता है। ऐसी संभावना है कि हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, में बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान 10 लाख सूरज के द्रव्यमान के जितना होता है। वैज्ञानिकों ने तथ्यों के साथ इस बात का पता लगाया है कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, और ऐसा ही ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी है, जिसे सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है, और इसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूरज के बराबर है, यानी कि 40 लाख सूरज के द्रव्यमानों के बराबर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ब्लैक होल्स ब्लैक होते हैं, यानी कि हम ब्लैक होल्स को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसी चीज़ को देख सकते हैं जिससे प्रकाश टकराकर वापस हमारी आंखों पर आता है। और हम जानते हैं
कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है जो कि अपने आप में से प्रकाश को गुजरने नहीं देती, तो उससे टकराकर प्रकाश हमारी आंखों पर भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते हैं। तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि ब्लैक होल्स कहाँ पर है? दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिक सैटेलाइट्स एंड टेलीस्कोप की हेल्प से तारों और गैसों की एक्टिविटी से ब्लैक होल का पता लगाते हैं, क्योंकि जब तारे स्पेस के खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो वह खाली हिस्सा ब्लैक होल हो सकती है। दोस्तों, अब एक प्रश्न है, क्या एक ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर सकती है या पृथ्वी को निगल सकती है? दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे ही मस्तिष्क में उठता है क्योंकि जब हम जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग होती है कि वह प्रकाश को भी निगल लेती है, तो क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि पृथ्वी भी ब्लैक होल के अंदर गिर जाए और समाप्त हो जाए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी संभावना बिल्कुल 0% है, क्योंकि एक तो ब्लैक होल यूनिवर्स में तारों ग्रहों को खाने के लिए इधर उधर भटकती नहीं फिरती, दूसरा पृथ्वी के नज़दीक या हमारे सोलर सिस्टम के नज़दीक कोई भी ब्लैक होल नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि सूरज भी तो एक तारा ही है, तो क्या जब सूर्य का सारा ईंधन समाप्त हो जाएगा और वह ब्लैक होल में बदल जाएगा, तो क्या तब पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी? तो दोस्तों, ये संभावना भी 0% ही है, क्योंकि एक तो सूर्य इतना बड़ा तारा नहीं है जो कि एक ब्लैक होल बन जाए, दूसरा अगर सूरज ब्लैक होल बन भी जाएगा तो भी उसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान जितना ही रहेगा, इसलिए तब भी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे जैसे अब लगा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि सूर्य जितने द्रव्यमान वाले तारे मृत्यु के बाद या ईंधन समाप्त होने के बाद व्हाइट ड्वार्फ तारे बनते हैं, जो बाद में धीरे धीरे ठंडे होकर आकाश में विलुप्त हो जाते हैं। ब्लैक होल बनने के लिए तारों का द्रव्यमान सूर्य से कई गुना अधिक होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्लैक होल की तस्वीर लेना संभव केवल 2019 में ही हो पाया? उसके पहले जो था, हम केवल ब्लैक होल के बारे में कयास लगाते थे कि ब्लैक होल ऐसा होगा, लेकिन जो पहली तस्वीर हमने ब्लैक होल की ली वो 2019 में ली। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब ब्लैक होल से लाइट पास नहीं हो सकती तो इसकी फ़ोटो लेना भी लगभग असंभव ही है, लेकिन इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए खगोल वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में फैले 8 रेडियो टेलीस्कोप का एक नेटवर्क बनाया और इससे बने आभासी टेलीस्कोप, जिसे इवेंट होरिजन टेलीस्कोप नाम दिया गया, पृथ्वी से 53 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित मेसियर 87 नामक गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की तस्वीर खींचने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द इवेंट होराइजन आया है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। दोस्तों, इवेंट होराइजन स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा होती है जिसके पार होने वाली घटनाएं यूनिवर्स पर कोई असर नहीं डालती और न ही इस सीमा के बाहर बैठे किसी को देखने वाले को यह ज्ञात हो सकता है कि इस होराइजन के पार क्या हो रहा है, क्योंकि उस पार ब्लैक होल होने के कारण हम कुछ देख नहीं सकते। आप इसे इस तस्वीर के माध्यम से समझिए, यह वक्राकार लाइन इवेंट होराइजन है और ये काला क्षेत्र ब्लैक होल है जहां हम कुछ भी नहीं देख सकते, और इधर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस पार ब्लैक एरिया में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है। यह घटना ही इवेंट होराइजन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।